नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे एनडीए बनाम इंडिया की। आज कुछ नया घटनाक्रम भी हुआ है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि थी और इस मौके पर एक जो कार्यक्रम रखा गया था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जो विपक्ष के नेता हैं, उनको भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया। बड़ी संख्या में वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन ये जो रिश्ता है, ये क्या जज़्बाती है या फिर सियासी है? दूसरा जो इंडिया सामने आया है एनडीए के, पहले यूपीए हुआ करता था, इंडिया की कहाँ और कितनी ज़रूरत पड़ी? इंडिया की नई शक्ल लेकर यूपीए क्यों आया? आम आदमी पार्टी किस तरह से अपने आप को देखती है? अगर नेशनल अगर हम पूरा वो लेकर चलते हैं, पूरा सिनेरियो लेकर चलते हैं या फिर हम स्टेट वाइज़ सिनेरियो लेकर चलते हैं, तो आम आदमी पार्टी दोनों जगहों पर अपने आप को एक अलग गठबंधन के साथ या अलग भूमिका में देखती है। फिलहाल 2024 सामने है और 2024 को लेकर जितनी भी कवायदें हो रही हैं, किसकी कितनी सफल हो पाती हैं, इन्हीं को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भाजपा से शैलेंद्र धावाई जी, आप कुछ देर में इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस से और राजपाल फोगावट जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जो नई शक्ल बनी है, वो कांग्रेस की बनी है। यूपीए हुआ करता था और अब एनडीए है। जरूरत कहाँ महसूस हुई पौरुष जी कि इंडिया के नाम से एक नया गठबंधन खड़ा किया जाए? क्योंकि नई शक्ल, नया गठबंधन, बीजेपी का ये कहना है कि या फिर ये कहें कि एनडीए का ये कहना है कि अब पिछले वाले गठबंधन पर इनको भरोसा नहीं था और इसीलिए नाम बदलकर, शक्ल बदलकर वापस वही लोग मैदान में आए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखिए प्रभात जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नया इंडिया बना है, उसके बारे में जो वक्तव्य जो आपने देखे, जो जिस प्रकार से ये लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, फिर ये इंडिया शब्द की भी निंदा कर रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि भारत का नाम क्यों नहीं दिया आपने, इंडिया का नाम क्यों दिया, जबकि इनके द्वारा अनेकों ऐसी स्कीम्स चलाई गई जिसके नाम के आगे इंडिया लगाया है, खेलो इंडिया और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वगैरह कई तरह से। तो ये जो सब चीजें हैं, ये सब इनकी हताशा का परिचायक है। आप देखिए कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी होती है, उसका दायित्व विपक्षी पार्टियों से अधिक बढ़ जाता है। उनका फर्ज बनता है कि अगर कोई विपक्षी पार्टियां किसी भी तरह की एक राजनीतिक कवायद जो स्वस्थ तरीके से अगर होती है, तो सत्ताधारी पार्टी को उसका स्वागत किया जाना चाहिए और एक लोकतांत्रिक तरीके से उसको एक चुनौती के रूप में लेकर के उसका मुकाबला भी किया जाना चाहिए। परंतु आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, एक जो आज अटल जी की जो पुण्यतिथि थी, मैं उनको अटल जी को कोट करते हुए कहना चाहूंगा कि अटल जी का कहना था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नहीं, परंतु देखिए बड़े मेरा ये दुख की बात है कि बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूँ। देखिए जो हमारे सियासत के जो पहले नेता रहे हैं, बहुत से अच्छे काम उन्होंने किए देश के लिए और उनको याद किया जाना चाहिए। उनके अच्छे कामों को राजनीति की जो ये कह सकते हैं कि जो लाइन है, उससे हटकर, पार्टी लाइन से हटकर उनको याद किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल जो था वो इंडिया से जुड़ा हुआ था। आखिर यूपीए का नाम बदलकर इंडिया की कहाँ ज़रूरत आन पड़ी? आपको लग रहा है कि अगर यूपीए का नाम रहा, तो जो दूसरे गठबंधन के जो दल हैं, वो आपका उस तरीके से साथ नहीं दे पाएँगे? उनको लगेगा कि अभी भी कांग्रेस ही प्रमुखता में है? देखिए, मैं आपसे इस बारे में ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैं सदा इस बात को कहता हूँ कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और निश्चित तौर पे हम एक बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते एक उस गठबंधन का नैतिक दायित्व हम पर है। जी। परंतु जो हमारे उसमें जो हमारे 26 दल जो हमारे सहयोगी हैं, उसमें जो उनको सबको जो उचित लगा कि वो जो मुद्दे हों या फिर इस गठबंधन का नाम क्या होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने जो है सबको साथ लेके चलते हुए, सबकी राय को तवज्जो देते चलिए, हुए इस गठबंधन का ठीक नाम है। रखा गया। जी। शैलेंद्र जी, आपने सुना अभी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि उनका और कोई कारण नहीं था, सिर्फ़ ये है कि जो गठबंधन में नए दल जुड़े हैं या फिर जो पुराने दल हैं, उनका भी ये कहना था कि कुछ नया नाम होना चाहिए और इसी वजह से सहमति जताते हुए इस नाम को रखा गया, लेकिन इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। आज एक कार्यक्रम था, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के जो नेता हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया और वो भी यहाँ पर पहुँचे। आपको नहीं लगता कि ये जो एक स्वस्थ परंपरा है, ये बहुत पहले शुरू होनी चाहिए थी? ख़ैर आज शुरू हुई है, लेकिन ये स्वस्थ परंपरा अब सियासत में आगे भी जारी रहनी चाहिए, चाहे सियासत का मैदान हो, चुनाव हो, कुछ भी हो। लेकिन जितना अ, ये जो रिश्ता है, मतलब इस रिश्ते में ये है कि हम एक-दूसरे के लिए उन कटु बातों का इस्तेमाल ना करें। छीछा-लेदर जो हो आजकल सियासत में हो रही है, वो ना करें और जिसके दिन को याद करते हुए हमने सबको एक मंच पर लाने की कोशिश की है, एक कार्यक्रम इकट्ठा करने की कोशिश की है। कम से कम उनकी बातों को याद रखते हुए उन्हीं को राजनीति का पायदान में राजनीति में आगे बढ़ने का एक तरह से उनको उनके जो आदर्श हैं, उनको पायदान बनाएँ।
सर्वप्रथम तो मैं परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूं। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलती है। आपने देखा होगा कि जो एनडीए है वो गठबंधन भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही बनाया था, और इतना विश्वास आज तक कायम है हमारे जो सहयोगी संगठन है, जो साथी संगठन है, कि आज भी वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। और ये स्वस्थ परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी सदैव निभाती रही है। आपने देखा होगा कि दो यूपीए की सरकार थी, और उस दौरान जब गुजरात में चुनाव थे तो किसने इस भाषा का प्रयोग किया था वो पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जो स्वस्थ परंपरा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और जो देश प्रथम की भावना थी उनकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उसी राष्ट्र प्रथम को लेते हुए और राष्ट्र के जो जनता है, जिसको हम गरीब मान के, गणेश मान के, गरीब जो जनता है गणेश मान के उनकी सेवा करते हैं, और उस वही परिपाटी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे आप देखिए उनके कठोर निर्णय लेने की बात हो, तो आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कठोर निर्णय के साथ मेरा सवाल उठाता हूं, मैं एक कठोर निर्णय के साथ उनका एक सवाल उठाता हूं। आपने उनके आदर्शों पर चलने की बात की। एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनके पास पूरा बहुमत नहीं था और उन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन बीजेपी के ही कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें अब चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या फिर दूसरे राज्यों की बात करें, कांग्रेस का बार-बार ये आरोप रहा है कि सरकार, जो जनता ने वोट दिया है उस मैंडेट का अपमान करते हुए, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, उसका अपमान करते हुए सरकार वहां पर बनाई गई। तो ये तो एक तरह से जो अटल बिहारी वाजपेयी के जो आदर्श हैं उनके तो मेरे ख्याल से विपरीत जाता है। नहीं, आप देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी पार्टी को ना तो तोड़ने की कोशिश की, ना ऐसी कभी चेष्टा की। हमारी इस तरह की नीति है ही नहीं। हाँ, अगर कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता अगर हमारी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, रीति नीति है, कार्यक्रम है, उनको स्वीकार करता है, जो एजेंडे हैं हमारे, उसको अगर स्वीकार कर कर आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। आप देखिए, इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी 13 सहयोगी दल थे जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़े थे, राष्ट्र को प्रथम मानते हुए, और जनता की किस तरह से सेवा करनी है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही मोटो ये है, सबका साथ सबका विकास, और सेवा, सुशासन और गरीब की सेवा करना, यही हमारा मोटो रहा है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कर रहे हैं। आप बताइए ना, आप एक भी ऐसा वाकयात बता दीजिए कि पिछले 9.5 साल में कि प्रधानमंत्री जी ने कभी आराम किया हो, विश्राम किया हो। कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ी, हमने कठोर निर्णय लिखे, राष्ट्र हित में निर्णय लिए। अगर कोई भी राष्ट्र हित में निर्णय लिए जाते हैं तो वो क्या गलत है? क्या बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी मई 1998 में जब एनपीटी पे हमारी संधि नहीं थी तो हमने एक न्यूक्लियर पावर के तहत एक परीक्षण किया था। पूरे भारत ही नहीं, देश हिल गया था उस परीक्षण से। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने हम पे किस तरह से ऊंची हरकत की और कारगिल में युद्ध आरंभ कर दिया, जिसका भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, और वो भी उन्हीं का काल था। वो ही उनकी एक सोच थी कि एक भारत को किस तरह से हम, जो कच्ची रोडें हैं, पगडंडियां हैं, जो कि 70-80 साल तक, आजादी के 50-60 साल तक वो पगडंडियां, जो कच्ची रोडें हैं, गांव को जोड़ती हैं, जो लाइफ लाइन है, उनको हम पक्की नहीं कर पाए। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो आज तक बनी चली आ रही है, और मुझे कहते हुए गर्व होता है, उसी को आगे ले जाते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,36,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी बात है, विश्व राष्ट्र को जोड़ती हैं। वो हमेशा कहते थे कि उत्तर पूर्वी भारत को, जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, उन्होंने उसको अलग कर दिया है, उसको भारत में मिलाने का काम किया। उनकी भी सोच थी कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, जिसको आगे मिलाने का काम जो किया वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ऐसी तमाम बातें रही हैं, आदर्श रहे हैं, और आज भी आपने देखा हमारे सहयोगी दलों के साथ हम पूरी तरह से रहते हैं। अब आप देखिए, क्या 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वो लाल किले के प्राचीर पे मनाया गया, और हमने सबको न्योता दिया गया है, तो क्यों नहीं आया? एक बात बताइए। कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है आज, तो विपक्षी नेता क्यों नहीं वहां पधारे? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के लीडर आए? तो ये आप बताइए। तो ये मानसिकता तो इनसे पूछनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो सबको इनवाइट करती है, सबको सम्मान देती है। अब ये इनके ऊपर है कि ये कांग्रेस पार्टी अपने आना चाहती है, नहीं आना कांग्रेस तक। आपका सवाल मैं कांग्रेस तक पहुंचाऊंगा। हमारे साथ राजपाल जी भी जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो इंडिया के साथ अगर नेशनल प्लेटफॉर्म पर देखें तो वो अलग तरीके से देखती है इंडिया को, लेकिन जब राज्यों की बात आती है, चाहे राजस्थान की बात करें या फिर दूसरे राज्यों की बात करें, जिन राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं लोकसभा से पहले, वहां पर वो एक अलग नजरिए से अपने आप को सामने रखती है इंडिया के साथ। या फिर ये चलिए इंडिया को छोड़ देते हैं, कांग्रेस के साथ
या फिर किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? आम आदमी पार्टी किस तरह की सोच रखती है? क्या वो इंडिया का हिस्सा होगी, नहीं होगी? विधानसभा चुनावों में अलग स्ट्रेटेजी के साथ काम करेगी और लोकसभा में अलग स्ट्रेटेजी के साथ काम करेगी? सभी साथियों को नमस्कार। प्रभात जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले 1 मिनट हमारे काबिल साथी शैलेंद्र जी ने कुछ पॉइंट्स रखे, उस पे मैं 1 मिनट का समय चाहूंगा। जी जी, बोलिए। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर समस्त आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं की तरफ से नमन। लेकिन प्रभात जी, बहुत दुख होता है जब आज की बीजेपी को देखा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बीजेपी और आज के समय की बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनीतिक सुचिता के पर्याय थे। उन्हें कहा जाता है ए मैन विथ 0 हेटर्स। वो सबको साथ लेके चलने में विश्वास करने वाले इंसान थे और अंत तक उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। जबकि वही बीजेपी आज जब चुनाव पास आ रहे हैं तो सब अपने साथियों को, अपने सहयोगी दलों को साथ लाने की बात कर रही है, क्योंकि इंडिया के गठन से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। वो समझ गई है कि जिस प्रकार से उसने अन्य छोटे मतलब राज्यों में अपने सहयोगी दलों को किनारे कर सत्ता पे काबिज होने का जो तरीका अपनाया, वो किसी भी पार्टी को पसंद नहीं आता है और सारे दल उनसे छिटकते चले गए। आज उनकी हालत ये हो गई है कि उन्हें मजबूरीवश जब इंडिया का गठन हुआ तो उसी के अगले दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक छोटे बच्चे की तरह दिखाना पड़ा कि ये देखिए, आपके पास 24 दल हैं तो हमारे पास 38 दल हैं। इस प्रकार की एक राजनीति में इतना गिरा हुआ स्तर जब देखते हैं तो बहुत ही दर्द होता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार मोदी जी को याद दिलाया था राजधर्म के बारे में। जब उन्होंने 2002 के दंगों में जब वो उसे रोकने में विफल हुए थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने इनको अपना राजधर्म याद दिलाया था। और आज की बीजेपी, हाँ जी, अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। सर, सवाल की बात यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां, नेशनल पार्टीज अपने अपने स्तर पर अपने अपने संगठन को बढ़ाने का बिल्कुल प्रयास करती हैं, लेकिन जब देश एक अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा हो, जबकि ये डर पूरे देश में फैल रहा है कि क्या हम एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से लेके हम एक डिक्टेटरशिप की तरफ तो मूव नहीं हो रहे हैं। जब इस तरीके का डर होता है तो पूरे देश को बचाने के लिए एक लाइक माइंडेड लोगों का साथ आना बहुत ही स्वाभाविक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग एजेंडाज हो सकते हैं लेकिन जब देश की बात है तो संपूर्ण इंडिया एक है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जब इंडिया का मुकाबला किसी से भी हो तो जीत इंडिया की ही होगी। ठीक है, पर मेरा एक सवाल और है, आपको लगता है कि ये लड़ाई 2024 का जब परिणाम सामने आ जाएगा, चाहे इंडिया और दूसरे एनडीए के गठबंधन की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया के अंदर भी एक जो लड़ाई है वो अभी है, और ये लड़ाई जब 2024 का परिणाम सामने आएगा तब और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि तब मुखिया, अगर मान लीजिए इंडिया जीत जाता है तो उस वक्त मुखिया का चेहरा कौन होगा, कौन मुखिया होगा, इसको लेकर फिर अंतर्द्वंद शुरू होगा। प्रभा जी, मैं आपके सवाल को करेक्ट कर दूं, अगर इंडिया जीत जाएगा ये सवाल ही नहीं है, इंडिया ही जीतेगा। अब इंडिया ही जीतेगा तो उसमें जीतने के बाद क्या इक्वेशंस बनेंगे, कैसे होगा, वो सब डिसाइड करने के लिए हमारे मैच्योर लीडरशिप हैं सभी पार्टीज में, वो डिसाइड करेंगे। पूरे देश को बचाने की लड़ाई है, ये आपसी ज्यादा सीट लेने की या फिर कौन फेस होगा उसकी लड़ाई नहीं है। जब लार्जर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखा जाता है तो ये चीजें बहुत ही गौण हो जाती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। हमारी लड़ाई देश को तानाशाही और पक्षपात पूर्ण जो आपकी सरकार चल रही है आज की डेट में, जो बदले की भावना के चलते जो राजनीति चल रही है, उसको रोकने की है। हमें और मणिपुर नहीं चाहिए देश में, हमें और हरियाणा नहीं चाहिए, हमें और गुजरात नहीं चाहिए। हमें एक भाईचारे के साथ में हमें क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की सरकार नहीं चाहिए, गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सभी का भला करे, एक गरीब से गरीब आदमी तक सरकार का फायदा पहुंचे। चलिए ठीक है, हमारा गोल है जी। पौरुष जी, अभी आपने सुना था शैलेंद्र जी ने कुछ सवाल भी आपसे किए थे। एक सवाल मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूं, जो हालांकि बीजेपी की तरफ से उस वक्त उठाया गया था जब
अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था और ये कहा गया था कि मणिपुर के मामले पर हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री के बोलने की बारी आई तो कुछ देर बाद विपक्ष के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग सदन से चले जाते हैं। मणिपुर पर बात उसके बाद होती भी है, लेकिन उस वक्त वो वहां नहीं होते हैं। तो जिस मुद्दे को लेकर आपने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, उस मुद्दे को छोड़कर ही अगर आप सदन से चले जाएंगे तो फिर उस मुद्दे को या उस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का फायदा क्या? वो कोशिशें तो सारी बेकार हो गई। अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर आगे कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए प्रभात जी, पहले तो मैं जो शैलेंद्र जी ने जो आपने मुझे कहा कि शैलेंद्र जी ने जो मेरे से प्रश्न पूछा था कि भाई इन लोगों ने हमें इनवाइट किया और हमारे नेता वहां पे क्यों नहीं गए, तो मैं उस बात का जवाब देना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो विरोध था वो इनकी जो एक तानाशाही वाली नीति थी, जो लोकतंत्र की आड़ में छुपे हुए तानाशाह लोग बैठे हैं, हम इनका विरोध करने के लिए हम लोगों ने इनके जो है फंक्शन का बाइकाट किया। देखिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप देखिए किस प्रकार नहीं था, माफ कीजिएगा सर, ये बीजेपी का स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाता है। देखिए शैलेंद्र जी बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोला बीच में। मैं आपसे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब कि देखिए इनके द्वारा कैसे गैर संवैधानिक तौर पे लगातार जो है विपक्षी जो सरकार है उनको अपदस्थ करने का कार्य किया गया। आप देखेंगे भारत में कानून है, दल बदल को भी लेकर के कानून बना हुआ है कि अगर संपूर्ण विधायक मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ और जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए आपकी है ना दलगत राजनीति हो सकती है, आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पार्टी से हो सकते हैं। मैं स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो देश का कार्यक्रम था। उन सब चीजों से मुझे लगता है कि राजनीति से परे उठकर भी वहां पर इतना सहृदयता दिखानी चाहिए थी कि देश का कार्यक्रम है, बाकी सारी चीजें राजनीति के लिए बहुत सारा वक्त है, समय भी है, लेकिन वहां उस कार्यक्रम में तो कम से कम मौजूदगी होनी चाहिए थी। वो किसी बीजेपी की तरफ से इन्विटेशन नहीं था, प्रधानमंत्री ये पद की तरफ से इन्विटेशन था, प्रधानमंत्री पद पर चाहे कोई भी हो। प्रभात जी देखिए मैं आपका ध्यान इसी तरफ दिलाना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से इनके द्वारा जो लगातार निर्णय लिए गए और अभी जो अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात चल रही थी, उनके द्वारा जो एक शुचिता वाली राजनीति थी और विपक्षी पार्टी चाहे वो खुद स्वयं विपक्षी पार्टी में रहे हो, चाहे वे सत्ताधारी पार्टी में रह करके उनके विपक्षी पार्टियों से उनके संबंध थे, तो देखिए वो जो शुचिता थी और वो जो एक सहृदयता का वातावरण था वो उसको इन लोगों ने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। इन लोगों ने एक आपसी रिश्तों में इतनी कटुता बढ़ दी है कि ये लोग आपस में ये लोग मतलब सामने जो कोई बॉडी लैंग्वेज इस तरह की, कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। नहीं बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा दिल इनको भी दिखाना चाहिए ना। आप समझिए, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आप आकर के बदल देते हैं। दिल्ली सरकार के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि भाई इनको दिल्ली सरकार को स्वायत्ता दी जानी चाहिए, इनको अनेकों मामलों में स्वायत्ता दी जानी चाहिए, जब उसी स्थिति में कि जब भाजपा का खुद का एजेंडा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का रहा है वहां पर, उस स्थिति में आप देखिए लोग आकर के जो है नया कानून ले आते हैं। फिर आप देखिए जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली बात है, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन करना चाहा तो ये लोग इतने तानाशाह हो गए कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इन्होंने खुद ये नया विधेयक ले आए लोकसभा के अंदर और इन्होंने उसमें से सुप्रीम कोर्ट का पार्ट बिल्कुल समाप्त कर दिया। तो जिस प्रकार इनके द्वारा तमाम विपक्षी पार्टियों को अपदस्थ किया गया, देखिए अपदस्थ करने में अगर देखा जाए नैतिक तौर पर गलत है, पर अगर आपको अपदस्थ करना भी है तो उसका भी एक कानून है। उसके लिए कानून कहता है कि आपकी संपूर्ण विधायक दल या संपूर्ण संसदीय दल यदि दूसरे दल में विलय होना चाहे तो उसको एक वाजिब माना गया। परंतु देखिए आप किस प्रकार इनके द्वारा ईडी का प्रयोग करके, सीबीआई का प्रयोग करके, धनबल का प्रयोग करके पार्टियों को आपस में तोड़ा जाता है। और दूसरी बात देखिए, मैं महाराष्ट्र का आपको ताजा उदाहरण देना चाहूंगा। इन्होंने शिवसेना पार्टी के टुकड़े करके, अनैतिक तरीके से टुकड़े करके इन्होंने सरकार बनानी चाहिए, परंतु जब वहां पे मुख्यमंत्री ने अपने आप को, जो नए जो शिंदे मुख्यमंत्री बने उन्होंने अपने आप को स्थापित करना चाहा, तो ये उनको डर दिखाने के लिए एनसीपी पार्टी के इन्होंने टुकड़े करके वहां पे लाके बैठा दिया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब आपकी अनैतिक सरकार जब पूर्ण बहुमत से चल रही है तो आप क्या अपने साथी को भी आप विश्वास में नहीं ले पाए? निश्चित तौर पे लोग नहीं ले पाए। देखिए ये जो राजनीति करते हैं, ये डर की राजनीति करना चाहते हैं, ये तानाशाही की राजनीति करना चाहते हैं। आपत्ति इस बात पे जवाब लेता हूं शैलेंद्र जी से जवाब लेता हूं। शैलेंद्र जी आपने सारे सवाल पूछे होंगे, सारे सवाल आपने उनके सुन लिए, लेकिन मेरा एक सवाल इसमें मैं और ऐड कर रहा हूं। ये बात सही है कि जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं, चाहे दिल्ली को लेकर बात, जैसा इन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उसको लेकर जब आप विपक्ष में थे तब आप एक अलग आपकी मांग हुआ करती थी, लेकिन अब उससे बिल्कुल विपरीत आप मांग कर रहे हैं और इसको लेकर आपने बिल भी पेश कर दिया, पास भी हो गया। अजित पवार जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई तरह के उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया जब तक वो विपक्ष में हुआ करते थे, साथ में नहीं थे, और भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने नई नई उपमाएं गढ़ दी थी अजित पवार का नाम जोड़ते हुए, लेकिन अब जब वो साथ हो गए हैं तो गले मिले जा रहे हैं। ये बदलाव सियासत की जरूरत के हिसाब से ऐसा बदलाव सही लगता है आपको? प्रभात जी, पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस मुंह से तानाशाह की बात करती है। अगर हिंदुस्तान में कोई तानाशाह हुआ है तो इन्हीं की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुई है तानाशाह।
जिन्होंने 2 साल इमरजेंसी लगा दी अपनी सत्ता को बचाने के लिए। आप बताइए, नेताओं को इन्होंने जेल में बंद कर दिया, चाहे समाजवादी पार्टी से अखबारों को बंद कर दिया, लोगों के मुंह बंद कर दिए, कोई भी उनका विरोध करता था जेल में बंद कर दिया। 2 साल इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, संविधान का गला घोट दिया। ये क्या बात करेंगे कांग्रेसी इमरजेंसी की बात, तानाशाही की बात? तानाशाही वो होती है जो आदमी चू भी करे तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। वो काल नहीं भूल सकता, वो इतिहास, भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे कलंकित 2 साल रहे हैं हिंदुस्तान में, वो कोई हिंदुस्तान की जनता नहीं भूली है। ये क्या कांग्रेसी बात करेंगे? दूसरी बात, आप ये बोलते हो कि अगर हमने पहली बात कि हम किसी भी पार्टी को तोड़ते नहीं है। अगर कोई पार्टी, हमने बताया ना, कोई हमसे जुड़ना चाहती है, हमारे विचारों, रीति नीति और एजेंडे से जुड़ना चाहती है, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी भ्रष्टाचारी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार ने एक भी मुकदमा विड्रॉ नहीं किया है। सब में कार्रवाइयां चल रही है, किसी को बहुत सारे हुए, कांग्रेस यूपी में बहुत सारे हुए सर। नहीं सुनिए, यूपी में मुकदमे वापस हुए हैं। कहां, किसमें? यूपी में योगी जी ने बहुत सारे मुकदमे वापस लिए हैं। आप देखो, करप्शन का मुकदमा एक भी वापस नहीं होगा प्रभात जी, मैं आपको बता रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इनकी सरकारें थी यूपीए की, इन्होंने बसपा की जो नेता थे उनके खिलाफ मुकदमे थे, उनको विड्रॉ कर लिया। सपा के खिलाफ मुकदमे थे, उनको विड्रॉ कर लिया। आरजेडी के खिलाफ मुकदमे थे, उनको विड्रॉ कर लिया। तो ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है कि पहले मुकदमे लगाते हैं, फिर उसको विड्रॉ करते हैं, फिर ये किस तरह से सरकार चलाते हैं। किस मुंह से बात करेंगे कांग्रेस पार्टी, मुझे बताइए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कभी मैंडेट मिला क्या? अभी बताइए। कांग्रेस पार्टी को दोनों बार मैंडेट नहीं मिला, एक बार 96, एक बार 99। इन्होंने क्या किया? निर्दलियों के सपोर्ट से सरकार बनाई, लालच देके बनाई, हाथी को ये खा गए। ये आज किस नैतिकता की बात करेंगे? और जो आप आदमी पार्टी है, वो अन्ना हजारे जी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। क्या हाल हो गया उस पार्टी का, आप देखिए। 10 साल में अन्ना हजारे जी को भूल गए, ये जिन आदर्शों सिद्धांतों को लेकर चले थे अरविंद केजरीवाल। सबसे भ्रष्ट सरकार हो गई। दो इनके शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, जेल में बैठे हैं, जमानतें नहीं हो रही। तो जमाल कोर्ट भी देखता है कि किस तरह के सबूत है। तो आप नहीं बताएं आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है। शैलेंद्र जी, समय कम बचा, आपका सवाल जी, मैं बात बता रहा हूं, समय कम बचा। बिल्कुल निश्चित तौर पे। तो जिस उद्देश्य सिद्धांत की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का आप एक बता दीजिए जी। शायद जी, 336 दिन काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनहित की योजनाएं ला रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास हो रहा है, नहीं हो रहा? आप बताइए। आवासों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, रेलवे। एक आपका वीडियो का रोटेशन सही करिए। शैलेंद्र जी, आपके वीडियो का रोटेशन सही कर लीजिए। और मैं इनके पास भी, हाँ हो गया सही। मैं अब इनके पास, समय कम बचा है। आम आदमी पार्टी जो सवाल खड़ा किया ना आम आदमी पार्टी से, उसका जवाब भी ले लेता हूँ। आपने सुना अन्ना हजारे को लेकर उन्होंने बात कही है, और भी कई तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए। समय कम है, मैं चाहूंगा कि आप 2 से 3 मिनट में अपनी बात भी पूरी रखते, जो मेरे सवाल थे उनके साथ। प्रभात जी, शैलेंद्र जी ने अभी अन्ना हजारे जी का नाम लेकर टिप्पणी की, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। आपके तो शीश महल बन गया। अन्ना हजारे जी का नाम लेने से पहले आप लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी देख लीजिए, और भी जो नेता मुरली मनोहर जोशी जी, जिनको आपने मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया, उनके बारे में भी थोड़ी चिंता कर लीजिए। बाकी जहां तक संपूर्ण इस परिदृश्य की बात है प्रभात जी, ये बहुत ही क्लियर हो गया है कि आज, जैसा मैं फिर से रिपीट करूंगा, देश एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां पे राज्यों के अंदर महिलाओं पे, दलितों पे, माइनॉरिटीज पे, और इवन जो माइनॉरिटीज नहीं है उनके ऊपर भी हर कोई भी इस हिंसा से, इनकी जो दबाव की राजनीति, बदले की राजनीति से अछूता नहीं है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संपूर्ण विश्व में भारत का एक पॉजिटिव सेंस में नाम किया था। आज की डेट में भारत को दूसरे देशों में जाना जा रहा है यहाँ की मॉब लिंचिंग के कारण, यहाँ की डिक्टेटोरियल जो रजीम है उसकी कारगुजारियों के कारण जाना जा रहा है। तो ये कहते तो हैं कि हमारा डंका बज रहा है, निश्चित ही भारत का डंका मोदी जी विदेशों में बजवा रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में। अभी बराक ओबामा जी ने, जिनको मोदी जी एक समय कहते थे कि ये मेरे परम मित्र हैं, उन्होंने इनको आंख खोलने के लिए आईना दिखाया कि आप कृपया कर एक देश में 2 कानून मत बनाइए, एक देश एक कानून से ही चलेगा, सबके लिए कानून सेम रहेगा। अगर आप ये चाहेंगे कि एक देश में कुछ लोगों के लिए एक कानून और दूसरे लोगों के लिए अलग कानून, बीजेपी पार्टी के नेताओं के लिए अलग कानून, दूसरों के लिए अलग कानून, तो ये नहीं चलेगा। एक देश 2 विधान मत कीजिए प्लीज।
चलिए राजपाल जी, देश की समय जनता कम है, ये माफी बोल चाहूंगा रही है जी। कि आप एक देश को एक ही कानून से चलाएं। चलिए राजपाल जी, समय कम है, लेकिन मैं एक चीज और इसमें ऐड और करना चाहूंगा। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा हुआ है, वो उसकी निजी राय हो सकती है, वो एक देश की राय नहीं हो सकती, क्योंकि अब उस देश की किसी ऐसी संवैधानिक जगह पर वो नहीं बैठे हैं जिसमें उस देश की हमारे भारत के लिए कोई राय मानी जाए। वो उनकी एक निजी राय हो सकती है, उनका विश्लेषण हो सकता है। लेकिन देखिए, हम राजनीति के उस दौर में आज जी रहे हैं। इसी संसद में, इसी सदन में, नई संसद में अब हम गए नहीं, लेकिन इसी संसद में हमने ऐसे भी माहौल देखे हैं, ऐसे भी पल देखे हैं, जब राजनीति से परे हटकर जब लगा है ना कि विपक्ष में हम बैठे हुए हैं तो और सत्ता पक्ष ने कोई अच्छा काम किया है, तो वहां पर जैसे इंदिरा गांधी को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि शक्ति का रूप दुर्गा उनको नाम दिया था। और इसी तरह जब राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को, जब उनके घुटनों का ऑपरेशन करवाना था, तो एक प्रतिनिधि मंडल जो उस देश में जा रहा था उसका हिस्सा बनाकर उनको भेजा। मुझे लगता है कि पुराने नेताओं से या उन नेताओं से जिनका नाम लेकर हम सब लोगों को इकट्ठा तो करते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को अपनाना, मुझे लगता है कि ये शक्ति और ये सामर्थ्य और ये सबसे बड़ा उससे पहले मन भी होना जरूरी है, और ये सभी के लिए है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, सभी के लिए मैं बोल रहा हूं। दिन अच्छे हैं, हमारी सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन ये सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं होनी चाहिए, ये एक जज्बाती रिश्ता भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी काम कर रहा है, जो भी राजनीतिक दल काम कर रहा है, वो देश के लिए काम कर रहा है, देश उसके लिए प्रथम है। और अगर अच्छा कर रहा है, तारीफ होनी चाहिए, बुरा कर रहा है तो उस पे उनकी आलोचना भी की जानी चाहिए, और इसके लिए स्वतंत्रता भी इस देश में होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।